उधर लक्की की बात सुनते ही काशीनाथ जी ने रुस्तम दांगी को फोन लगा दिया था। और इधर कोयल के दोस्त प्रशांत के पिताजी ने भी उसकी मदद करने की ठान ली थी। प्रशांत के पिता जयेश ने कोयल की मदद करने के लिए इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि दिल्ली ट्रेड एंड मर्चेंट यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल उनके स्कूल के खास दोस्त थे। अगर चेतन मित्तल ने इस मामले में क्रांति रायजादा को फोन भी कर दिया तो कोयल की सारी मुश्किल एक बार में ही हल हो जाती। इस वक्त चेतन मित्तल अपनी कंपनी में किसी विदेशी क्लाइंट के साथ एक डील साइन करने में जुटे हुए थे। इस क्लाइंट से न सिर्फ चेतन मित्तल की कंपनी को बल्कि दिल्ली के हर छोटे बड़े व्यापारी को ढेर सारा फायदा होने वाला था। पूरा सौदा लगभग 1500 करोड़ रुपए का था। जब ये मीटिंग चल रही थी तभी चेतन मित्तल के कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और उनका सेक्रेटरी हॉल के अंदर आ गया। इस तरह से अपने सेक्रेटरी को बीच में घुसते देखकर चेतन मित्तल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके आने की वजह से बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे। उनकी नज़र में ये बहुत बुरा व्यवहार था। सेक्रेटरी भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था, मगर फिर भी उसके पास अंदर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। सर, एक बात करनी थी आपसे, सेक्रेटरी ने धीरे से चेतन मित्तल के पास आते हुए कहा। उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद सेक्रेटरी उसके करीब आया और उसके कानों में कुछ कहने लगा। जैसे ही चेतन मित्तल ने अपने सेक्रेटरी की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मुझे माफ करना साथियों, लेकिन मुझे अभी किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए यहां से निकलना पड़ेगा। हम इस डील के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जानता हूं कि इस तरह की मीटिंग को बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे आज माफ कर देना प्लीज। इतना कहकर चेतन अपनी कुर्सी पर से उठा और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। तब तक दूसरे पक्ष के अनुवादक ने उन अंग्रेजों को चेतन की बात समझा दी। जिस पर उन्होंने जवाब में कहा, चेतन जी, अगर आप इस तरह से डील के नेगोशिएशन के बीच में उठकर चले जाएंगे तो फिर आगे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। चेतन ने पलटकर देखा तो पाया कि उनका लीडर चेतन के इस व्यवहार से बहुत ही नाराज हो गया था। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा। आगे जैसा आप लोगों को ठीक लगे, चेतन ने कहा और वहां से निकल गया। उसके सेक्रेटरी ने उसके कान में ये कहा था कि अभी अभी रुस्तम डांगी का फोन आया था और उसने लॉयन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच जो विवाद था उसे सुलझाने के लिए चेतन मित्तल को याद किया था। चेतन मित्तल के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुस्तम डांगी का फोन था। वो एक बार के लिए अपने धंधे में नुकसान झेल सकता था, लेकिन वो रुस्तम डांगी की नाराजगी किसी भी कीमत पर नहीं झेल सकता था। अगर ऐसा होता ना तो सिर्फ उसे पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी कंपनी और अध्यक्ष होने की उसकी जो छवि थी वो छवि एक बार में ही धूमिल हो जाती। इधर चेतन मित्तल सबसे नीचे माले पर पहुंच गया था और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसका सेक्रेटरी भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। ठीक इसी वक्त प्रशांत के पिता जयेश भी चेतन के दफ्तर में पहुंच चुके थे। चेतन भाई जयेश जी चेतन की ओर देखकर मुस्कुराए और उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि चेतन उनकी इस मामले में कुछ मदद कर सकता था, लेकिन चेतन ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही उसकी बात को सुना। वो दरवाजे से सीधा बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। इधर लक्की भी लाल किले की दीवार पर आकर बैठ गया था। वहीं पास में एक चौपाटी थी जहां पर ढेर सारे लोग शाम के वक्त घूमने फिरने आया करते थे। लक्की वहां आते जाते हुए लोगों को अकेला बैठकर देख रहा था। एक प्रेमी जोड़ा दीवार पर थोड़ी ही दूरी पर उसके पास बैठा हुआ था। वो दोनों एक ही आइसक्रीम को बारी बारी से खा रहे थे। लक्की को उन्हें देखकर डिंपल के साथ बिताए वो सुहाने दिन याद आ रहे थे। हालांकि अक्सर उसके साथ खाना बनाता था और उसे यही लाल किले की दीवार पर बैठाकर खिलाता था। वो अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाता था। डिंपल के साथ गुजरा उसका वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा, उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। भले ही उसे अपने आप पर यह शक था कि वो परीक्षा में पास कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसे कभी ये शक नहीं था कि वो और डिंपल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उन दोनों ने इस दीवार पर बैठकर कितने सारे वादे किए थे। कितनी बार डिंपल अपना सिर उसकी गोदी में रखकर यहां से लाल किले की मीनार को देखा करती थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये रातों रात इतनी बदल जाएगी। डिंपल उसके लिए उस मीनार जैसी हो गई थी जिसे अब वो सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था। जब लक्की अपने इन सब ख्यालों में खोया हुआ था, ठीक उसी वक्त फिर से उसके फोन की घंटी बजी। लक्की ने देखा ये भूमिका का फोन था। उसका फोन देखते ही लक्की उदास हो गया था। सिर्फ डिंपल ही नहीं बल्कि भूमिका भी उन लड़कियों में से थी
जो उसके सीधेपन का बहुत फायदा उठाती थी। वो कॉलेज की चीयरलीडर टीम की लीडर थी। लक्की भी उस टीम का अभी तक एक हिस्सा था। भले ही उस टीम में सभी लड़कियां थीं, लेकिन कपड़े उठाने, सामान उठाने, बाजार कुछ ले जाने का सारा काम लक्की ही देखता था। वो लड़कियां थीं और इसलिए वो ये सब काम नहीं कर सकती थी। इसलिए लक्की इन सब चीजों के लिए उनका असिस्टेंट बन गया था। हेलो लक्की, अभी के अभी ना मैदान में आओ। उधर से भूमिका ने कहा। हां, पर क्या हुआ? लक्की ने पूछा। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो कह रही हूं वो करो। वैसे भी यहां मेरा दिमाग खाने वाले बहुत से लोग मेरे सिर पर बैठे हुए हैं, भूमिका ने कहा और बिना लक्की की बात सुने ही फोन काट दिया। लक्की को कभी कभी भूमिका के ऊपर हंसी आती थी। उसका दिमाग अक्सर गर्म ही रहता था और फिर भी उसे लीडर बना दिया गया था। ऐसे में तो वो और भी ज्यादा गर्म हो जाती थी। इसलिए लक्की उसकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानता था। यहां बैठकर डिंपल को याद करने से तो अच्छा है कि वहां चलकर कुछ काम ही किया जाए, लक्की ने अपने आप से कहा और दीवार के नीचे कूद गया। इसके बाद उसने अपनी पैंट साफ की, अपना हाथ साफ किए और मैदान की ओर जाने के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर बाद लक्की मैदान में पहुंच चुका था और उसने देखा कि मैदान में अभी 5-6 सुंदर लड़कियां खड़ी थीं। लक्की, पहले तो तुम इधर आओ। तुम आज इतने स्लो मोशन में क्यों चल रहे हो? भूमिका ने लक्की को अपने पास बुलाते हुए कहा। वो एक लंबे से कद की लड़की थी, जिसका चेहरा लंबा और आंखें थोड़ी सी डरावनी थीं। हर वक्त उसका दिमाग गर्म होने की वजह से उसकी भौहें हमेशा तनी हुई रहती थीं। इससे पहले कि लक्की कोई जवाब दे पाता, भूमिका ने अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और बोली, जाओ और मेरी सभी साथियों के लिए पानी का बोतल लेके आओ। अरे यार, ये तो तुम मुझे फोन पे ही बता सकती थी ना। अगर तुम पहले ही बोल देती तो मैं पहले ही लेकर आ जाता। अब फिर से इतना जाऊं, लक्की ने कहा। अच्छा, तो तुम अब लीडर को सामने से जवाब दोगे। 2 कदम और चलने से ना तुम घीस नहीं जाओगे लक्की महाराज, और तुमसे अगर नहीं होता ना तो बोल दो, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? भूमिका ने उसके सामने मुंह बनाते हुए कहा। लक्की को लगता था कि भूमिका हमेशा गुस्से में ही रहती थी और वो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर बरसती थी तो वो लक्की ही था। हालांकि लक्की को कभी उसके गुस्से से डर नहीं लगता था। वो तो उसके काम के लिए सिर्फ इसलिए हां कर देता ताकि उसकी वजह से भूमिका का गुस्सा और ना बढ़ जाए। अगर वो इसी तरह से गुस्सा करती रहती तो एक दिन उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाने का खतरा पक्का था। नहीं, ठीक है, मैं ही जाकर ले आता हूं, पर यह आखिरी बार है, अगली बार से ना, मैं नहीं। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ बोल पाता, भूमिका ने अपनी आंखों को उसे डराने के लिए बड़ा कर लिया था। उसकी आंखें देखकर लक्की को मन ही मन हंसी आ रही थी और इससे पहले कि वो उसके सामने हंसता, वो वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद लक्की वापस आ गया और उसने 5 बोतल लाकर टेबल पर रख दी। सभी लड़कियां टेबल के पास आ गईं और पानी पीने लगीं। इसके बाद भूमिका और बाकी सभी लड़कियां बास्केटबॉल के कोर्ट पर प्रैक्टिस करने के लिए चली गई थी। लक्की वहीं स्टैंड्स में बैठकर उन्हें देख रहा था। जब तक वो प्रैक्टिस करने वाली थी तब तक लक्की को वहीं बैठना था। अगर बीच में उन्हें किसी चीज की जरूरत लगती तो लक्की उन्हें वो सभी चीजें लाकर देने वाला था। जब लक्की बैठकर उनकी प्रैक्टिस देख रहा था तभी उसे अपने पास से एक आवाज आई, तुम भी वहां जाकर उनके साथ क्यों नहीं खेलते? लक्की ने घूम कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पास एक लड़की आकर बैठ गई थी। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे और उसका चेहरा गोल था। उसकी आंखें भूरे रंग की थीं। हेलो, लक्की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि लक्की इसके आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि लड़की के बगल में एक और लड़का आकर बैठ गया था, जिसने बास्केटबॉल खेलने के लिए पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। उसने पहले लक्की को देखा और फिर उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम विक्रांत है। मैं बास्केटबॉल टीम से हूं। मेरी फैमिली बिजनेस में है और अभी हम लोगों ने एक छोटी सी कंपनी खोली है जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का है, विक्रांत ने कहा और मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। लक्की को इस बात पर हंसी आ गई थी कि विक्रांत ने आते ही अपने इंट्रोडक्शन में अपनी कंपनी का टर्नओवर बता दिया था। वो उस लड़की को भी उस तरह से देख रहा था जिस तरह से वो बाकी लड़कियों को देखता था। वो जितना ज्यादा लड़कियों को देखता था, लड़कियां भी उसे उतना ही देखती थीं। विक्रांत दिखने में भी काफी हैंडसम था, इसलिए कोई भी लड़की उसे आसानी से भाव दे दिया करती थी। लेकिन इधर मामला अलग था। उस लड़की ने उसे और उसके हाथ को देख तो लिया था, लेकिन उससे मिलाने के लिए
उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरा नाम अदिति है, मैं भूमिका की दोस्त हूं। जब अदिति ने विक्रांत से अपना हाथ नहीं मिलाया तो विक्रांत थोड़ा सा झिझक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर अपनी शर्म को छुपाने के लिए उसने अदिति की ओर उत्साह से मुस्कुराते हुए देखा और बोला, अदिति काफी अच्छा नाम है। भूमिका तो वैसे अभी प्रैक्टिस में बिजी है और उसे तो अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वॉक पर ले जा सकता हूं। मैं तुम्हें प्लेग्राउंड भी दिखा दूंगा और हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। यू नो आई जस्ट लव टॉकिंग टू गर्ल्स। विक्रांत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं सॉरी, मैं यही ठीक हूं। अदिति ने एक मुरझाई सी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा। अदिति की इस मुस्कान ने विक्रांत के लिए सारे दरवाजे मानो उसके मुंह पर ही बंद कर दिए थे। वो शर्मिंदा तो बहुत महसूस कर रहा था, पर फिर भी अदिति इतनी सुंदर थी कि वो उसे अपने हाथ से यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि अदिति उसके साथ टहलने जाए, लेकिन इससे पहले कि वो अदिति को मना कर पाता, उसकी टीम के किसी साथी ने उसे बुला लिया और बीच में ही उसे जाना पड़ा। जैसे ही विक्रांत उन दोनों के बीच से उठकर निकला, अदिति लक्की की तरफ घूमी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लक्की। लक्की ने बहुत ही फीका सा जवाब दिया। असल में जिस तरह से अदिति उसे देख रही थी, लक्की उसे देखता ही रह गया था। इतने प्यार से तो शायद कभी डिम्पल ने भी उसे नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लक्की को अपने लिए थोड़ी सी भी घिन्न नजर नहीं आ रही थी। ना ही उसे ऐसा लग रहा था कि अदिति को उसके पास बैठने में किसी तरह का पछतावा हो रहा था। अदिति की नजरों में लक्की के लिए कोई दया या भाव भी नहीं था। लक्की देख पा रहा था कि वो जैसा था, अदिति उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रही थी। जब लक्की को इन सब चीजों का भान हुआ तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर अदिति के लिए एक मुस्कान आ गई। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच कोई बात आगे हो पाती, भूमिका उन दोनों के बीच में आ गई। अदिति तू यहां क्यों बैठी हुई है? भूमिका ने कहा। इससे पहले कि अदिति अपनी ओर से कुछ कह पाती, भूमिका ने लक्की को वहां से उठने का इशारा किया और बोला, जाओ सबको पानी पिलाओ। लक्की को उसकी बात का बुरा तो लगा, लेकिन क्योंकि अदिति वहां बैठी थी इसलिए उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उधर जब लक्की सब लड़कियों को पानी पिला रहा था, तब इधर सब लोग कोयल के कमरे में परेशान से घूम रहे थे। कोयल ने देखा कि सूरज ढलने लगा था और जल्द ही रात होने वाली थी। उसे लग रहा था कि मोहित रायजादा कभी भी उसे लेने के लिए उसके आदमी वहां भेज सकता था। बाकी लोगों को भी यही डर सता रहा था, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना। कोयल ने अचानक ही चीखते हुए कहा। सब लोगों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आकर बैठ गए। तू चिंता मत कर कोयल, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, रोशनी ने कहा। हालांकि उसे भी यही लग रहा था कि कोयल के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सब लोग फोन कर करके हिम्मत हार गए थे। किसी के पास अब कोई कांटेक्ट नहीं बचा था कि अचानक कोयल के फोन पर उसके पिताजी का फोन आया। कोयल ने फोन उठाया। उधर से उसके पिताजी ने ना जाने क्या कहा। जी इस पर कोयल बोली, वाट। इतना कहती उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर ऐसा क्या कहा था उसके पिताजी ने? क्या उसका मैटर सॉल्व हो गया था या फिर मोहित के आदमी उसे लेने के लिए आ रहे थे?